अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूँ जवाद कमाल। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस खबर से, क्या हर मसले का हल बातचीत में है? अगर ऐसा होता तो फिर जंगें कभी ना होती। अगर बातचीत से ही मामलात हल होते तो ग़ज़वा बदर में सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी जंग ना करते। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, खैबर पख्तूनख्वा में सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को जगह दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस और अवामी फलाह बहबूद को जानबूझकर कमज़ोर किया गया। गुमराह कुन बयानियाँ बनाने की कोशिश की गई। सहूलतकार ख्वारजियों को रियासत के हवाले करें, दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का हिस्सा बने, वरना रियासती एक्शन का सामना करने के लिए तैयार रहें। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक पैगाम। जो शख्स या गिरोह खारजियों की सहूलतकारी कर रहा है उसको पास 3 वाज़ेह चॉइसेस हैं। अव्वल कि वो खुद इन खारजियों को रियासत के हवाले कर दे, या फिर वो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में रियासत के इदारों के साथ मिलकर इस नासूर को अपने अंजाम तक पहुंचाए ताकि मासूम आवाम को नुकसान ना हो। अगर ये दोनों काम नहीं करने तो फिर खारजियों के सहूलतकार होते हुए रियासत पाकिस्तान की तरफ से भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, कोई समझता है कि उसकी सियासत रियासत से बड़ी है तो हमें ये कबूल नहीं। स्टेटस को अब नहीं चलेगा। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों से आहने हाथों से निपटेंगे। अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि रियासत और अवाम को ऐसे शख्स के फैसले और ख्वाहिश पर नहीं छोड़ सकते जो KP में दहशत गर्दी वापस लाने का अकेला जिम्मेदार हो। Who is that person जो कि इस पूरी कार्रवाई को चला रहा है कि बातचीत कर लें, ऑपरेशन बंद करें, जो ये कह रहा है कि मैं उस हुकूमत को अपनी उस सूबाई हुकूमत मुझे बर्दाश्त नहीं जो कि ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो। अगर एक फर्द वाइज ये समझता है कि उसकी ज़ात इस पाकिस्तान से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं है। तमाम सियासी रहनुमा काबिल एहतराम है, मगर अगर कोई ये समझता है कि उसकी सियासत इस मुल्क की रियासत से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं है। फौज को घटिया सियासत बयानिए में ना घसीटा जाए। फैसले सिर्फ रियासत करती है, फौज का सिर्फ इनपुट होता है। हमें आप अपनी सियासत में ना लाएं। आपकी सियासत आपको प्यारी हो। आप अपनी फौज को इस घटिया बयानबाजी, इन बयानियों और इनकी सियासत जो है, जिसकी अपनी कोई जाती मफाद और कोई गुमराह कुन किस्म का एजेंडा है, उससे पाक रखें और दूर रखें। कौमी इदारे किसी सियासी शोबदेबाजी से मुतासिर नहीं होंगे। शोहदा की कुर्बानियों पर किसी को सियासत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हम सवाल करते हैं कि क्या भारत के साथ बैठकर क्लाइमेक्स करने वाले से बात करें, भारत के साथ बैठकर प्लानिंग करने वाले से बात करें। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। काबुल में नूर वली महसूद की हलाकत से मुतालिक सहाफ़ी का सवाल। तर्जुमान पाक फौज का जवाब। कहा, पाकिस्तान के अवाम की जानो माल की हिफाजत करने के लिए जो ज़रूरी इक़दाम किए जाने चाहिए वो किए जाएंगे। अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए बेस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। तरह दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया जा चुका है। साल 2025 में खैबर पख्तूनख्वा में इन ऑपरेशंस के दौरान 516 कीमती जानों ने जामे शहादत नोश की, जिसमें पाक फौज के 311 बहादुर ऑफिसर और जवानान शहरी शामिल हैं। अफगान अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। तर्जुमान पाक फौज का अफगान हुकूमत को दो टोक पैगाम। पाकिस्तानी अवाम की सिक्योरिटी किसी दूसरे मुल्क बिलखसूस अफगानिस्तान को रहन नहीं की जा सकती। सिर्फ रियासत, अफवाज पाकिस्तान और इसके कानून नाफिज करने वाले इदारे ही पाकिस्तान की अवाम की सिक्योरिटी के ज़ामिन हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को नॉन स्टेट एक्टर्स की आमाजगाह न बनने दे। पाकिस्तान ने लाखों अफगानियों की मेहमान नवाजी की है। पाकिस्तान के अवाम की हिफाजत के लिए जो जरूरी हुआ करेंगे। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए जो करना पड़ा करेंगे। 2014 में ये फैसला हो गया था कि जो अफगान मुहाजिरीन हैं इनकी रिपेट्रिएशन करनी है। 2021 में भी उसको हुकूमत ने कहा कि ये करना है। कई दिहाइयों से जब अपने अफगान भाइयों को मेहमान नवाजी की, आज जब हुकूमत कहती है, रियासत कहती है कि इनको वापस जाएं, तो उस पर सियासत की जाती है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक अफगानिस्तान में तमाम किस्म की दहशतगर्द तंजीमें हैं। अफगानिस्तान में हर दहशतगर्द ग्रोह की कोई न कोई शाख मौजूद है। सऊदीया समेत दीगर ममालिक ने भी अफगानिस्तान को समझाने की कोशिश की।
ایک لیفٹیننٹ جنرل کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہو رہا ہے جو ISPR کے سابق ڈائریکٹر جنرل رہ چکے ہیں۔ کیس میں تاخیر پر فوج کا کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ ہمارا مقصد انصاف کے تمام تقاضے پورے کرنا ہے۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ فوج میں کسی کے خلاف قانونی کارروائی کا ایک واضح طریقہ کار موجود ہے جس کے تحت ایسے شخص کو پروسیکیوشن، ڈیفینس، جرا اور ثبوت پیش کرنے کا پورا موقع دیا جاتا ہے۔ کیا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل محمود جان بابر صاحب نے یہ بات کی. Who is being tried over here? It is a lieutenant general who has been ex-director general ISI. تو gravity of situation آپ دیکھ رہی ہیں اور ان کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہو رہا ہے نا ان کا. The state has to be, the institution has to be absolutely deliberate and in that. All the requirements of procedure, process and justice has to be met. Because you would not like, the people of Pakistan would not like to try this case, such a critical and important case, in hurry and haste. تاکہ آپ کے ڈیلے کو جو آپ کی تنقید جس پہ بیانیہ بنایا جاتا ہے اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس پورے ڈیو پروسیس کو سرکموینٹ کیا جائے. سیکنڈلی میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ پاکستان کی فوج کا جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی اور سسٹم ہے، جو ہمارا اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے، یہ ایلیگیشنز پہ کام نہیں کرتا، یہ فیکٹس پہ اور ایویڈنس پہ کام کرتا ہے. اس کا ایک پروسیس ہے. اینڈ اینی باڈی ہو از چارجڈ is given complete rights to defend himself, and that time will be given, is being given. We are not worried about any delay because we have to fulfill all the requirements of justice and the process. اورکزئی میں فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کو سیکیورٹی فورسز نے بھرپور جواب دیا ہے. آپریشن کے دوران اورکزئی حملے میں ملوث 30 خوارجیوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا. 7 اکتوبر کو اورکزئی واقعے میں لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق اور میجر طیب راحت سمیت وطن کے 11 بہادر بیٹے شہید ہوئے تھے. سیکیورٹی فورسز کے دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز کامیابی سے جاری. 7 اکتوبر کو اورکزئی حملے میں ملوث فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کو انجام تک پہنچا دیا. اس واقعے میں لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق، میجر طیب راحت اور وطن کے 11 بہادر سپوت جام شہادت نوش کر گئے تھے. ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے مصدقہ انٹیلیجنس اطلاعات پر ضلع اورکزئی کے علاقے جمال مایا میں آپریشن کیا. شدید فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گردی کے واقعے میں ملوث تمام 30 بھارتی اسپانسرڈ خوارج جہنم واصل کر دیے گئے. ISPR کا کہنا ہے کہ یہ کامیاب آپریشن دہشت گردوں کے ناپاک حملے کا بدلہ ہے. اصل مجرموں کو انجام تک پہنچا کر انصاف کے تقاضے پورے کیے گئے. علاقے میں موجود کسی بھی ممکنہ بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے. سیکیورٹی فورسز نے عزم ظاہر کیا ہے کہ وہ ملک سے بھارتی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑنے تک اپنی کارروائیاں جاری رکھیں گے. دہشت گردی میں اضافے کی وجہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد نہ ہونا ہے. ترجمان پاک فوج کے مطابق پچھلی حکومت نے نیشنل ایکشن پلان میں کچھ نکات حذف کر دیے تھے. 2024 میں خیبر پختونخوا میں 14,500 سے زائد آپریشنز کیے گئے. ان آپریشنز میں 769 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا. 2025 میں 10,115 آپریشنز کیے گئے. 917 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا. رواں سال ہلاک دہشت گردوں کی تعداد پچھلے 10 سال میں سب سے زیادہ ہے. دہشت گردوں سے مقابلے میں پاک فوج کے 272 افسر جوان، پولیس کے 140 اور 165 شہری بھی شہید ہوئے. عوامل کو جاننا ضروری ہے جن کی وجہ سے دہشت گردی موجود ہے. پہلی وجہ نیشنل ایکشن پلان کے نکات پر کلن عمل کرنا نہیں. دوسری وجہ دہشت گردی کے معاملے پر سیاست کرنا اور قوم کو اس سیاست میں الجھانا. 2025 کی بات کی جائے تو خیبر پختونخوا میں رواں سال کے دوران اب تک 15 ستمبر تک 10,115 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے جا چکے ہیں، جو کہ تقریباً 40 آپریشنز یومیہ بنتے ہیں. ان آپریشنز کے دوران 917 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا جا چکا ہے. سال 2025 میں خیبر پختونخوا میں ان آپریشنز کے دوران 516 قیمتی جانوں نے جام شہادت نوش کی، جس میں پاک فوج کے 311 بہادر آفیسرز و جوانان، پولیس کے 73 جبکہ 132 معصوم پاکستانی شہری شامل ہیں. یہ رواں سال جو خارجی مارے گئے ہیں ان کی تعداد پچھلے 10 سال میں سب سے زیادہ ہے. اور ہزاروں طالبان کو بانی پی ٹی آئی نے پاکستان لا کر بسایا اور آج بھی پی ٹی آئی دہشت گردوں سے مذاکرات کی بات کر رہی ہے. وزیر دفاع خالد آصف کا ٹویٹ کہا کہ افغان حکومت کے 7 سالوں پر محیط مذاکرات اور وفود کے کابل آنے جانے کے باوجود پاکستان میں خون ریزی بند نہیں ہوئی. سالوں سے ہماری فوج اور عوام کا خون بہایا جا رہا ہے. روزانہ فوجی جوانوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں.
मजहबी जमात के मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। रास्ते और मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। रावलपिंडी को जाने वाले तमाम रास्ते मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे भी बंद है। रास्तों की बंदिश की वजह से अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। मजहबी जमात का एहतजाजी मार्च। पंजाब के कई शहरों और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। जीटी रोड भी मुख्तलिफ मुकामात से ट्रैफिक के लिए बंद है। उधर रावलपिंडी में मुख्तलिफ शाहराएं कंटेनर्स लगाकर बंद कर दी गई। मरी रोड, लियाकत बाग, मरीड चौक, कमेटी चौक, वारिस खान और चांदनी चौक समेत अंदरून शहर के तमाम दाखिली रास्ते सील कर दिए गए। रास्तों की बंदिश से शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। रावलपिंडी के बेशतर तालीमी इदारे भी बंद है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। उधर लाहौर में रास्तों की बंदिश की वजह से स्कूलों में वक्त से पहले छुट्टी दे दी गई। ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल रही। शहर में सिटी टर्मिनल और रहबर टर्मिनल समेत बस अड्डे भी बंद। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि TLP एहतजाज की आड़ में फसाद फैला रही है। रियासत किसी भी जत्थे के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में तलाल चौधरी का कहना था कि गजा में फ़लस्तीनी खुशी मना रहे हैं। ऐसे में TLP का एहतजाज समझ से बालातर है। उनका कहना था कि TLP का एहतजाजी जत्था डंडों और केमिकल से लेस है। तशद्दुद से पुलिस और रेंजर्स एहलकार जख्मी हुए हैं। तलाल चौधरी ने कहा यह फैसला हुआ है कि किसी जत्थे को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। पूरी दुनिया में जिन लोगों ने गजा के लिए आवाज़ उठाई है वो मिठाइयाँ बांट रहे हैं, खुश हैं। फ़लस्तीनियों ने सजदा शुक्र अदा किया है। ये एहतजाज फ़लस्तीन और गजा के नाम पे किया जा रहा है। उसका आगाज़ पिछले 2 दिन से लाहौर में कीलों वाले डंडे, केमिकल, शीशे की गोलियां, गुलेल नमा चीजों से दागा जाता है पुलिस पे। 1 दर्जन से जायद पुलिस एहलकार और रेंजर्स के एहलकार जख्मी हैं। फायरिंग, तशद्दुद का इस्तेमाल वो आपकी तरफ से और TLP की तरफ से हुआ है। एक रहनुमा को बुलाएंगे, एक से तस्दीक करेंगे। मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात है। सियासी जमातों को मिलकर बैठकर बात करना होगी। नून लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह की तकरार। एक बार फिर PTI को मुज़ाकरात की दावत दे दी। हमें टेबल के ऊपर बैठना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज जब तक टेबल पे नहीं बैठेंगी, आर्गूमेंट नहीं करेंगी, रास्ता नहीं निकलेगा। रास्ता जब भी निकलेगा, पॉलिटिकल पार्टीज जब आपस में बैठेंगी, टेबल पे जो हम अपने इश्यूज को निगोशिएट करेंगी, तो फिर ही रास्ता निकलेगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा पार्लियामेंट को कोई खतरा नहीं, सदर साहब सबके बड़े हैं। मैंने पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान सिर्फ सहूलतकारी की। पार्लियामेंट को कोई खतरा तो नहीं देखते? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी चीज़। देखिए, मैं तो सिर्फ फैसिलिटेट का रोल है, फैसिलिटेटर का। बाकी पीपल्स पार्टी जाने और मुस्लिम लीग नून जाने, मेरा तो ना ये रोल है ना वो उनके ताल्लुक हैं अच्छे, अल्लाह ताला की मेहरबानी से। उन्होंने कहा पार्लियामेंट में बामकसद कानून साजी होनी चाहिए। तमाम जमातों से मुशावरत करने पर इत्तफाक हुआ है। अगर अभी तक नहीं है जिसका नाम आया फौरन उसका नोटिफिकेशन कर देंगे। नहीं, उसका एक तरीका है, वो देखेंगे तरीका। सिग्नेचर वेरिफिकेशन होगी, मैं पूछूंगा, बुला के सारे मेंबरान से पूछूंगा। अंडर प्रेशर तो नहीं आपको कहा गया? नहीं सर, अभी नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। स्पीकर अयाज सादिक ने मजीद कहा अभी तक अपोजिशन लीडर के लिए उनके पास दरखास्त नहीं पहुंची। जामिया कराची यूनिवर्सिटी पॉइंट की जद में आकर तालिबा जाँ बहक हो गई। तलबा तालिबात का एहतजाज। गवर्नर सिंध ने वाक़े का नोटिस लेते हुए इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। सिंध के वज़ीर जामियात मोहम्मद इस्माइल राहू ने रिपोर्ट तलब करी। वाइस चांसलर के मुताबिक तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। जामिया कराची में अफसोसनाक वाकया। यूनिवर्सिटी पॉइंट की जद में आकर तालिबा जिंदगी की बाजी हार गई। पुलिस के मुताबिक सोशल वर्क डिपार्टमेंट के बाहर तालिबा पॉइंट से उतरी, बस ने रिवर्स किया तो तालिबा उसकी जद में आ गई। अस्पताल मुंतकली के दौरान ही दम तोड़ गई। हादसे के बाद तलबा में गम और गुस्सा फैल गया। जामिया के अंदर शदीद एहतजाज किया। बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। सोशल वर्क सेकेंड ईयर की पॉइंट के ही नीचे आ गई और वो मौके पे ही अपनी जान से हाथ धो बैठी। हमारी डिमांड यही है कि पॉइंट्स का सिस्टम ठीक करें। माशाल्लाह से इतने सारे बच्चे इस यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। यहाँ पे 16 से 25 पॉइंट्स एक वक्त में चलती हैं। आप मुझे बताएं क्या ये तमाम कराची यूनिवर्सिटी के बच्चों को घर ले जा सकती हैं? हादसे पर गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का इजहार अफसोस। वाइस चांसलर को इंक्वायरी की हिदायत कर दी। वजीर जामियात मोहम्मद इस्माइल राहू ने वाइस चांसलर से वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। इंक्वायरी का हुक्म दिया। तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। वाइस चांसलर जामिया कराची के मुताबिक वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है।
कराची से बेश कीमत गाड़ियां छीनकर शहरियों को इग़माल बनाकर लूटने वाला कार लिफ्टिंग गैंग हैदर महरू सरगना समेत 4 साथियों समेत मारा गया है। अपडेट करेंगे। हलाक डाकुओं ने सचल टाउन वकील कॉलोनी से नौजवान अदनान मक्सी से डबल केबिन गाड़ी छीनी और इग़माल बनाने के बाद चलती गाड़ी से सीने पर गोली मारकर सुपर हाईवे बुराक पंप पर फेंक कर फरार हो गए। मजीद तफसीलात जाने दें खुरम गुजार की इस रिपोर्ट में। कराची में कार लिफ्टिंग की वारदात के दौरान शहरी जान की बाजी हार गया। 4 डाकू फायरिंग के तबादले में हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलज़िमान ने सचल टाउन से अदनान मक्सी की डबल केबिन छीनी, उसे यरगमाल बनाकर सुपर हाईवे पर गोली मारकर फेंक दिया। अदनान के वालिद और भाई ने पीछा किया तो डाकुओं की फायरिंग से दोनों जख्मी हो गए। फरार होते मुलज़िमान ने एक और शहरी फैजान से करोला गाड़ी भी छीनी, मगर जामशुरो पुलिस ने बरवक्त इत्तला पर कार्रवाई की और मुकाबले में 4 डाकू हलाक हो गए। SSP जामशुरो के मुताबिक हलाक डाकुओं में गैंग का सरगना हैदर महरू भी शामिल है। बरामद गाड़ियों में अदनान मक्सी की डबल केबिन और फैजान की करोला शामिल है। पुलिस के मुताबिक गिरोह कराची से गाड़ियां छीनकर अंदरून सिंध मुंतकिल करता था। आला गवर्नमेंट हाई स्कूल सराय सिद्धू में मामूली तल कलामी पर तालिब इल्म ने साथी पर फायरिंग कर दी। रिजवान नामी तालिब इल्म शदीद जख्मी हालत में निश्चित अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने फायरिंग करने वाले तालिब इल्म रिजवान को मौके पर गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग से स्कूल में भगदड़ मच गई। तुलबा का कहना है कि स्कूल में असला ले जाना और फायरिंग का वाक़या स्कूल सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है। और रवां साल के 9 माह में ट्रैफिक हादसात में 665 अफराद जान की बाजी हार गए। 200 अफराद हैवी ट्रैफिक की जद में आकर जहां बाग हुए हैं। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। शहर कायद का खून रेस ट्रैफिक रवां साल कई जाने ले गया। ज्यादातर अमवात हैवी ट्रैफिक से हुई। शहर कायद में 9 माह और 10 रोज के दौरान ट्रैफिक हादसात में 665 अफराद जान से गए। खवातीन और बच्चों समेत 10,040 अफराद जख्मी हुए। कातिल हैवी ट्रैफिक की जद में आकर 200 अफराद जान की बाजी हार गए। ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक होने वालों में 513 मर्द, 70 खवातीन और 82 बच्चे शामिल हैं। बसों ने खवातीन और बच्चों समेत 26 अफराद को कुचला। मिनी बसों से 11, कोचेस से 6, ट्रॉलर से 75 और ट्रक से 17 अफराद जान से गए। प्राइवेट हज स्कीम की बुकिंग सुस्त रवि का शिकार है और आज़मीन के हज से महरूम रह जाने का खदशा भी बढ़ गया है। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने प्राइवेट ऑपरेटर्स को हिदायत दी है कि 7 दिन में 20,000 आज़मीन की बुकिंग मुकम्मल की जाए। वज़ारत मजहबी उमूर के मुताबिक बुकिंग की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है और ऑपरेटर्स को बरवक्त बुकिंग के लिए आगाही मुहिम चलाने की हिदायत भी दी गई है। ज़राए के मुताबिक अब तक सिर्फ 20,000 बुकिंग मुकम्मल हो सकी हैं, जबकि प्राइवेट ऑपरेटर्स को 38,000 से ज़ायद नशिस्तें पुर करनी हैं। रवां बरस प्राइवेट ऑपरेटर्स का कोटा 90,000 से कम करके 60,000 कर दिया गया है। गजा में 2 साल की मुसलसल जुल्म बर्बरियत के बाद अमन कायम हो गया। सेहूनी फोर्सेस गजा के मकबूजा इलाकों से निकलने लगे। उधर ट्रम्प ने भी मशरिक़ वस्ती की ताज़ा सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया है। अमरीकी सदर इतवार के रोज़ खलीजी ममालिक का दौरा करेंगे। 2 साल की मुसलसल सेहूनी जारियत बिलाखिर इख्तिताम पजीर। हमास और इसराइल के दरमियान अमन कायम मुआहिदे पर अमल दरामद का आगाज हो गया। इसराइली फौजी गजा से वापसी की राह लेने लगे। मकबूजा इलाकों से मुतादिद टैंक्स के वापस जाने की वीडियो वायरल हो गई। अमरीकी सदर ट्रम्प गजा की सूरत हाल का जायजा लेने इतवार को मशरिक़ वस्ता पहुँचेंगे। ट्रम्प कह चुके गजा से किसी को जबरदस्ती नहीं निकाला जाएगा। इसराइली मकवियों की रिहाई के लिए पुरउम्मीद हैं। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज हो गया। फलस्तीनी शहरियों ने शुमाली गजा में शुरू कर दिया है और पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी उलमा कराम की जानिब से अमन मुआहदे का खैर मकदम किया गया। ये जो मुआहदा तय पा रहा है उस पर तमाम फरीक अमल दरामद करें। बिलाशुबा इस मुआहदे के लिए डोनाल्ड ट्रंप, सऊदी अरब के वलीअहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के सदर जनाब तैयब अर्दगान, पाकिस्तान के वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद हाफिज आसिम मुनीर और अमीर कतर, मिस्र के सदर, इन तमाम लोगों की आलमी क़यादत की एक बड़ी मेहनत और जद्दोजहद है। इसराइल और फलस्तीन का जो अमन वायदा है वो उम्मत मुस्लिमा के लिए खुश आइंद है। अल्हम्दुलिल्लाह फलस्तीनी अपना जो मुआहदा हुआ है उस पर जश्न मना रहे हैं। मस्जिद अक्सा के दरवाजे पर मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं। गजा की जंगबंदी के ऊपर और फलस्तीन का अमन मुआहदे के ऊपर पूरी दुनिया इस टाइम खुशियाँ मना रही है। खुदा करके एक अमन मुआहदा हुआ और फलस्तीनी अपनी रियासत में खुशियाँ मना रहे हैं। पूरी दुनिया इस फैसले का खैर मकदम कर रही है। फलस्तीन और इसराइल के दरमियान अमन माहिदा हो गया है और मिस्र के अंदर फलस्तीन की नुमाइंदा तंजीम हमास है।
اور حماس نے اس امن معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے پوری امت مسلمہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے اور بالخصوص فلسطین کے مسلمان اس پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے بھی غزہ جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم کر دیا ہے۔ ڈائریکٹر برائے مشرق وسطیٰ نے امید ظاہر کی ہے کہ اس معاہدے کے بعد متاثرین تک امداد کی رسائی ممکن ہوگی۔ زور دیا کہ اہل غزہ کو فوری امداد کی ضرورت ہے۔ امید ہے کہ معاہدے کے سارے اس سلسلے میں کردار ادا کریں گے۔ امریکہ نے غزہ جنگ بندی معاہدے کی نگرانی کے لیے 200 اہلکار تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ 200 اہلکاروں پر مشتمل بین الاقوامی فورس جنگ بندی کی نگرانی کرے گی۔ فورس مصر، قطر، ترکیہ اور ممکنہ طور پر متحدہ عرب امارات کے فوجی شامل ہوں گے، جن کا بنیادی کام جنگ بندی پر عمل درآمد کو یقینی بنانا، کسی ممکنہ خلاف ورزی یا دراندازی کی نگرانی کرنا ہوگا۔ مشترکہ فورس کی تعیناتی کا مقام تاحال واضح نہیں ہو سکا، تاہم امریکی عہدیدار نے واضح کیا ہے کہ کوئی بھی امریکی فوجی غزہ نہیں بھیجا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ امن کا نوبیل انعام وینزویلا کی ماریا کورینا مچاڈو کے نام رہا۔ نوبیل کمیٹی کے مطابق یہ اعزاز انعام ماریا کی جمہوریت کے لیے جدوجہد کا ثمر ہے۔ ٹرمپ کو نوبیل امن انعام نہ دیے جانے پر وائٹ ہاؤس برہم، کہا کہ واضح ہو گیا کہ نوبیل کمیٹی نے امن پر سیاست کو ترجیح دی ہے۔ ٹرمپ کا خواب ادھورا رہ گیا۔ امن کا نوبل انعام وینزویلا کی ماریا کورینا مچاڈو کو مل گیا۔ امریکی صدر اس سال امن کے نوبل انعام کے امیدواروں میں شامل تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ امن انعام پانے کے لیے خاصے پر امید تھے۔ اعلان سے چند گھنٹے قبل ہی انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے انعام نہیں دیا جاتا تو یہ ہمارے ملک کی بہت بڑی توہین ہوگی، لیکن نوبل کمیٹی نے طویل غور و خوض کے بعد انعام ماریا کورینا مچاڈو کو دینے کا فیصلہ کیا۔ ماریا کورینا کو وینزویلا میں جمہوریت کے فروغ اور شہری حقوق کے لیے انتھک جدوجہد پر اعزاز دیا گیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے نوبل کمیٹی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ فیصلے سے واضح ہو گیا کہ کمیٹی نے امن پر سیاست کو ترجیح دی۔ اسٹیون چونگ نے کہا کہ صدر ٹرمپ امن معاہدے کرتے رہیں گے، جنگیں ختم کراتے رہیں گے، جانیں بچاتے رہیں گے۔ ماریا کورینا نے نوبیل انعام امریکی صدر ٹرمپ اور وینزویلا کے عوام کے نام کر دیا۔ کہا یہ ایوارڈ وینزویلا کے ان شہریوں کی جدوجہد کا اعتراف ہے جو برسوں سے آمریت کے خلاف کھڑے ہیں۔ بولی کہ صدر ٹرمپ نے ہماری آزادی کی تحریک میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ امریکی عوام، لاطینی امریکی اقوام اور ٹرمپ ہمارے سب سے بڑے اتحادی ہیں۔ نوبیل انعام وینزویلا کے مظلوم عوام اور صدر ٹرمپ کے نام کرتی ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین پر نئے محصولات عائد کرنے کی دھمکی دے دی ہے اور کہا ہے کہ ممکنہ طور پر اس ماہ کے آخر میں چینی صدر سے ہونے والی ملاقات منسوخ کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ کے مطابق بیجنگ نے نایاب معدنیات پر نئی پابندیاں لگا کر تجارتی کشیدگی میں اضافہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ چین انتہائی جارحانہ رویہ اختیار کر رہا ہے جس کے باعث عالمی منڈیاں متاثر اور دنیا بھر کے ممالک مشکل میں پڑ سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے خبردار کیا کہ چین کو دنیا کو یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور امریکہ مالی طور پر سخت جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ چین سے درآمدات پر کسٹم ڈیوٹی بڑھانے سمیت دیگر جوابی اقدامات بھی زیر غور ہیں۔ اب یہ جانیے وزیر اعظم شہباز شریف نے حالیہ دورے میں ملیشیا کا دورہ کیا جہاں انہیں اعزازی ڈگری سے نوازا گیا۔ دورے کے دوران دونوں ممالک نے تجارت، سرمایہ کاری، دفاع اور سیاحت کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا اور کلیدی امور میں تعاون پر زور دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مسئلہ فلسطین پر مشترکہ حمایت اور القدس شریف کو فلسطین دارالحکومت تسلیم کرنے کی پوزیشن کو دہرایا۔ اس موقع پر پاکستان نے مسجد اقصی کی بے حرمتی اور سموس لاٹھیلا روکنے کی اسرائیلی کارروائی کی شدید مذمت کی۔ At the invitation of the Prime Minister Anwar Ibrahim, Prime Minister Mohammad Shehbaz Sharif embarked on an official visit to Malaysia on a wide range of issues with a particular focus on trade and investment to further strengthen Pakistan-Malaysia historic ties, condemning the ongoing genocide in Gaza with Al-Quds al-Sharif as its capital. Pakistan strongly condemned the interception of the global Sumud flotilla. The two ministers reviewed fraternal Pakistan-Iran relations, bilateral political consultations between the Islamic Republic of Pakistan and the Republic of Tajikistan. Discussions covered a wide range of bilateral matters, including political and parliamentary ties, trade and investment. Represented Pakistan in the meeting of a quadripartite group of countries comprising Pakistan, China, Iran and Russia in Moscow, and subsequently in the meeting of Moscow format. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔